हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तो भगवान द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम IAS विद विवान से। चलिए, आज हम लोग फिर से एक नई राह और एक नए सफ़र पर निकलते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर विश्व भूगोल के साथ साथ भारत का भूगोल भी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि हम दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ सकें। चलिए, तो आज से हम लोग भारतीय भूगोल को स्टार्ट करते हैं। भारतीय भूगोल। अब भारतीय भूगोल में सबसे पहले हम लोग भारत की भूगोल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को समझते हैं कि भारत की अवस्थिति क्या है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि भारत कहाँ स्थित है। जो हमारा पृथ्वी का मानचित्र है, पृथ्वी का नक्शा है, उसमें भारत किस जगह पर अवस्थित है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत की किस अक्षांश से किस अक्षांश तक है, किस देशांतर से किस देशांतर तक है, कौन सी अक्षांश रेखा, किस देशांतर रेखा, इन सब के बारे में जानेंगे। तो भारत की जो अवस्थिति है विश्व मानचित्र में, वो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो आपका आंसर सीधा आंसर होगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। देखो, आप लोगों को हम थोड़ा छोटा सा मैप बनाकर समझा देते हैं। ये है ग्लोब। ग्लोब पर जो बीच से रेखा काटती है, इस रेखा को कहते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात विषुवत रेखा। इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को, विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे के भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ अवस्थित है? भारत है इस जगह पर। ये जो प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है, ये है, अर्थात विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत यहाँ पर अवस्थित है। ये है भारत का प्रायद्वीपीय भाग। यहाँ से आप लोग इसका पूरा मैप बना सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये भारत है। अब भारत अगर उत्तरी गोलार्ध के ऊपर अवस्थित है, तो इसका मतलब है किसी ना किसी अक्षांश से इसके नीचे वाला भाग मिल रहा होगा। बिल्कुल। देखो, ये जो विषुवत रेखा है, हम आपको नीचे बना के दिखाते हैं कि ये है विषुवत रेखा। ये कितने डिग्री अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश। अब इसका मतलब है कि यहाँ से ऊपर कितने डिग्री अक्षांश आते हैं? हमारे ग्लोब पर ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं हैं। ऐसी अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 90। इनको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोल देते हैं। ऐसे ही नीचे 90 अक्षांश रेखाएं। तो पूरे पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 180 अक्षांश रेखाएं। इन्हीं उत्तरी गोलार्ध, ये 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ 8 डिग्री अक्षांश पर, कितने डिग्री अक्षांश पर? 8 डिग्री 4 मिनट पर क्या है? ये हमारी जो दक्षिणी सीमा मिलती है, हमारे भारत की जो दक्षिणी सीमा है, वो कितने डिग्री से शुरू होती है? 8 डिग्री 4 से। कितने डिग्री शुरू होती है? 8 डिग्री 4 से। और जो हमारे भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, ये कहाँ तक जाता है? ध्यान रखना इस बात का। हमारे भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, वो कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। ध्यान देना, भारत का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक अवस्थिति है, ये 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। देखो, हमारे पृथ्वी पर कैसे पाई जाती है अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं? पहले इसको एक बार और दोबारा से समझ लो। देखो, हमारे पृथ्वी को बीच से जो रेखा काटती है, उसको हम अक्षांश रेखा काटती है, उसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। अब जो ऊपर से पूरब से पश्चिम काटती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो उत्तर से दक्षिण काटती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। इनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ये देशांतर रेखाएं कितनी हैं? ये देशांतर रेखाएं, चूंकि एक कोण पूरा कितने अंश का होता है? 360 डिग्री का होता है,
पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है, तो इसका मतलब ये पूरी कितने डिग्री है, 360 डिग्री। तो हमने पूरी कितने देशांतर रेखाओं में इसको बांट दिया है, 360 देशांतर रेखाओं में बांटा हुआ है अपनी पृथ्वी को। अब देखो, अब पूरब से पश्चिम भी बांटना पड़ेगा, तो हमने जो इसकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा ली है, इसके देशांतर रेखा, इसके पूरब का जो 180 डिग्री तक भाग होता है उसको हम लोग पूर्वी देशांतर कहते हैं, और इसके पश्चिम का जो 180 डिग्री देशांतर होता है उसको हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो ये जो 0 डिग्री हमने मानक रेखा मानी है, ये कहाँ से मानी है, ये लंदन के ग्रीनविच, ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, लंदन के ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच को हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा मानी है। इसको क्या मानी है, लंदन के ग्रीनविच को हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा मानी। अब इसका मतलब है कि 0 डिग्री देशांतर के भारत कहाँ पर होगा, पूर्व में होगा। कहाँ पर होगा, भारत पूर्व में होगा। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, जो कि गुजरात का है, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है ये कहाँ पर है, 68 डिग्री 7 मिनट। ये कहाँ से होता है, 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का, ये कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट। कहाँ तक जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट। इसको नोट कर लेना, ये सारा डाटा है आप लोगों को नोट करने के लिए। 68, और इसको रखना पड़ेगा आप लोगों को, ये समझना नहीं है, इसमें ये डाटा होता है, डाटा याद करने के लिए होता है। तो ये क्या करना है, 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी बिंदु भारत का कहाँ तक जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। अब देखो, ये जो डिग्री है ये क्या होता है, ये एक कोण होता है, एक अंश का कोण होता है। चूंकि हमारी पृथ्वी कितनी है, पूरी 360 डिग्री घूमी हुई है, और हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपना पूरा 360 डिग्री का कोण पूरा कर लेती है। तो जो सूर्य है, सूर्य एक जगह पर स्थित है और ये हमारी पृथ्वी 360 डिग्री पर ऐसे घूमती रहती है। तो क्या होता है, जब ये एक कोण घूमती है तो एक कोण ये कितनी देर में घूम जाती है, 24, देखो 360 घूमेगी 24 घंटे में, तो 1 डिग्री घूमेगी कितनी देर में, 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। हमारी पृथ्वी 1 डिग्री कोण 4 मिनट में घूमती है। अब देखो, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 के बीच में कितना अंतर है। आप लोग अगर 97 डिग्री 25 68 डिग्री 7 घटाएंगे तो लगभग 29.5 के लगभग निकलेगा, मतलब हम लोग इसको मान लें तो 30 मान सकते हैं, 30। इसके बीच का अंतर कितना है, 30 मिनट, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को, तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 30 गुणा 4 अर्थात 120 मिनट। कितना लगेगा, 120 मिनट। 120 मिनट को 2 घंटे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब है कि जो हमारा सूर्य है, देखो सूर्य किधर निकलता है, पूर्व में निकलता है। तो पूर्व का कौन सा भाग है, ये वाला भाग हमारा कौन सा है, पूर्व। ये का है, क्या है, पश्चिम। ऊपर क्या है, उत्तर, और नीचे क्या है, दक्षिण। तो देखो, अब सूर्य जब निकलेगा तो सबसे पहले पूर्व में निकलेगा, तो पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर सबसे पहले निकलेगा। अब अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के सबसे आखिरी बिंदु पर कितने समय का अंतर आ रहा है, 2 घंटे का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सूर्य निकलने की अपेक्षा यहाँ पर 2 घंटे बाद निकलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्य निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूर्य निकलता है, तो फिर गुजरात में कब निकलेगा, गुजरात में निकलेगा 7 बजे। अब इसी समयांतराल को कम करने के लिए, मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत में नहीं है, ये हर देश में प्रॉब्लम है। तो हर देश में क्या बनाया गया, एक मानक समय रेखा। क्या बनाई गई, एक मानक समय रेखा बनाई गई। क्या, कैसे बनाई गई कि इनके बीच का माध्य निकाल लिया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30 डिग्री। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। इसमें से 15 जोड़ दो या इसमें से 15 घटा दो, तो बीच का जो भाग निकलेगा वो क्या हो जाएगी, भारत की मानक समय रेखा। ये क्या हो जाएगी, मानक समय रेखा। ये मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री। हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, 82.5 डिग्री जो भारत की मानक समय रेखा है। ये कहाँ से निकली हुई है, इलाहाबाद के नैनी से। इसको नोट कर लेना, इलाहाबाद के नैनी से निकली हुई है। क्या, इलाहाबाद नैनी
से निकली हुई भारत की मानक समय रेखा कितनी? 82.5 डिग्री 5 मिनट या 82.5 डिग्री, ठीक है ना। इसी के समयांतरा, जैसे इलाहाबाद की इस मानक समय रेखा पर जितने समय सूर्य निकलेगा पूरे भारत में, वही समय सूर्य का माना जाएगा कि भारत में इतने समय सूर्योदय होता है। ऐसी मानक समय रेखा केवल भारत में नहीं है, ये हर देश में होती है। और ना कि हर देश में बल्कि पूरे विश्व की भी एक मानक समय रेखा है, जिसको हमने आप लोगों को अभी बताया था 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये मानक समय रेखा है पूरे विश्व की, ये मानक समय रेखा है पूरे विश्व की। देखो, भारत की कहा जाता है कि भारत में और लंदन के समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है। भारत के समय में और लंदन के समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है। भारत 5.5 घंटे आगे है लंदन के समय से। क्यों है? आपने कभी ये सोचा कि भारत लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे कैसे हो गया? देखो, भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री और लंदन की जो मानक समय रेखा है वो 0 डिग्री। तो इसका मतलब 82.5 डिग्री भारत का ये हो गया। तो 82.5 में आप लोग 82 में हम लोग 83 मान लेते हैं। 83 में अगर हम लोग 4 का भाग देंगे तो 4 या 12 बार 1 4 32 1 33 332 हो गए। 332 मिनट। 332 मिनट को हम लोग अगर घंटे में विभाजित करेंगे तो इसका कितना जाएगा? 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 60 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30, बचा कितना? 32। अब ये 82.5 था तो ये 2 मिनट कम हो जाएगा, तो 2 मिनट कम हो गया, कितना बचा? 30। तो 30/60, 60 से गया तो 1/2 अर्थात 5.5 घंटे। अब आपने समझा? अब हमने क्या किया इसका कि मात्र डिग्री से निकाल दिया। भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री और लंदन की जो समय रेखा है वो 0 है। इसी से हमने निकाल लिया गुणा करके। ऐसे आप लोग किसी भी शहर का निकाल सकते हैं। अमेरिका के अगर न्यूयॉर्क शहर की आप लोगों को अक्षांश देशांतर रेखा पता हो, अगर अमेरिका के किसी भी शहर की या किसी भी देश के किसी भी शहर की आपको अक्षांश रेखा पता है कि ये शहर किस अक्षांश नहीं देशांतर रेखा, कि ये शहर किस देशांतर रेखा पर है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि उसी देशांतर रेखा से अपने देश की, ना कि केवल देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, किसी भी देश की देशांतर रेखा और अपने देश के किसी भी शहर की देशांतर रेखा को आप लोग अंतर निकालकर उसमें 4 से गुणा कर दें और उसको घंटे में परिवर्तित कर लें। आप लोग उसके बीच का समय अंतराल निकाल सकते हैं, उसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ध्यान देना, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब आप लोग जैसे अगर लंदन से लेकर भारत के बीच की दूरी निकालते हैं तो 82.5 में 111 का गुणा कर दें, 111 गुणा 82.5, ये आ गई आपके भारत और लंदन के बीच की दूरी। ठीक है, अब चलिए, अब आप लोग ये समझ गए कि अक्षांश और देशांतरी विस्तार कैसे कैसे होगा और क्यों होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत का कौन सा राज्य कितने राज्यों से सीमा मिलाता है, या भारत के आसपास कौन कौन से सागर या महासागर पाए जाते हैं। तो देखिए, भारत की जो सीमा मिलती है वो कितने देशों से मिलती है? नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 म्यांमार, नंबर 7 बांग्लादेश। तो भारत जो अपनी स्थलीय सीमा मिलाता है वो कितने देशों से मिलाता है? 7 देशों से। 7 देशों से भारत की क्या मिलती है? स्थलीय सीमा मिलती है। 7 देशों से भारत की क्या मिलती है? स्थलीय सीमा। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। क्या है? 15,200 किलोमीटर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। क्या है? भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई। अब बात करते हैं, अगर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तो भारत के जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत के जलीय सीमा की लंबाई है कितनी है? 7516 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? जलीय सीमा की लंबाई, भारत के जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। जलीय सीमा किसे बोलते हैं? भारत का वह क्षेत्र जो समुद्रों या महासागरों से घिरा हुआ है, जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है, उनको क्या कहते हैं? जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे भारत का जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत। देखिए, स्थलखंड का वह क्षेत्र
जो तीन ओर से समुद्र से या महासागरों से घिरा होता है, जलीय क्षेत्र से घिरा होता है, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। और जो क्षेत्र स्थलखंड का वह क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं द्वीप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। तो भारत का जो ये क्षेत्र है, ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। किस किस तरफ से? जो इसके नीचे है वो कौन सा है? ये है हिंद महासागर। नीचे इसके कौन सा है? हिंद महासागर। पूरब में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में क्या है? ये है अरब सागर। अरब सागर, ठीक है। अब देखो, भारत का वह राज्य जिसकी सबसे ज्यादा जलीय सीमा है, जलीय सीमा कितने राज्यों की है? भारत के 9 राज्यों। भारत के कितने राज्य जलीय सीमा से मिलते हैं? भारत के कितने राज्य जलीय सीमा से मिलते हैं? 9 राज्य मिलते हैं। अभी आप लोगों ने ये देखा, इसके बाद सबसे अधिक जो जलीय सीमा मिलती है वो किस राज्य की मिलती है? सबसे अधिक जलीय सीमा जो मिलती है वो गुजरात की मिलती है। सबसे अधिक जलीय सीमा किस राज्य की मिलती है? गुजरात की मिलती है। गुजरात के बाद किसकी मिलती है? आंध्र प्रदेश की मिलती है। गुजरात के बाद किस राज्य की जलीय सीमा सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश की सबसे अधिक है। उसके बाद किस राज्य की सबसे अधिक जलीय सीमा है? उसके बाद है तमिलनाडु की। किस राज्य की है? तमिलनाडु की। इसको लिखते जाना है। नंबर 3 पर जो जलीय क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जलीय सीमा से लगा हुआ तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य, जलीय सीमा से लगा हुआ तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। सबसे अधिक जलीय सीमा किस राज्य की है? तो हो जाएगा गुजरात। लेकिन अगर इसमें आ जाएगा किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश की जलीय सीमा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। इसकी गुजरात से भी अधिक है। इसकी 1900 कुछ किलोमीटर है अंडमान निकोबार की जलीय सीमा, ठीक है ना। तो सबसे अधिक जलीय सीमा किसकी है? अंडमान निकोबार की। लेकिन राज्यों में सबसे अधिक है गुजरात की। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। उसके बाद महाराष्ट्र। और सबसे कम जलीय सीमा किस राज्य की है? सबसे कम जलीय सीमा जो है वो है गोवा की। सबसे छोटा जो जलीय सीमा वाला राज्य है वो है गोवा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि कौन सा राज्य जलीय सीमा वाला राज्य है। तो इसमें अगर तेलंगाना भी ऑप्शन आ जाता है तो लोग तेलंगाना भी बच्चे लगा देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन कौन से राज्य जलीय सीमा से मिलते हैं। हम आपको ऐसे बताते हैं मैप में। ये देखो मैप है भारत का। आप लोगों को भी ध्यान रखना है, ऐसी बुक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, इसकी बुक आपको मैप की खरीद लेनी है। इससे आप जैसे हम लोग आप लोगों को बताएंगे तो कम से कम आप लोग मैप में देख के अगर पढ़ोगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन सा राज्य आता है? गोवा। गोवा के बाद कौन सा राज्य आता है? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य आता है? केरल। केरल के बाद कौन सा राज्य आता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आता है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना बीच का राज्य है, इसकी जलीय सीमा नहीं है। तो क्वेश्चन में ऐसे ही रख देते हैं, तेलंगाना भी रख देंगे 4 ऑप्शन में, और आप लोग तेलंगाना भी लगा आते हैं कि हाँ तेलंगाना भी इसका जलीय सीमा वाला राज्य है। ध्यान देना है आपको, तेलंगाना जलीय सीमा का राज्य नहीं है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। बस इतने राज्य। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक गोवा, 9 राज्य हो गए। तो कितने राज्य हमारे जलीय सीमा से प्रभावित हैं? 9 राज्य हैं। इसके बाद केंद्र शासित अलग प्रदेश अलग है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये प्रदेश अलग है, ठीक है ना। तो हमने आपको जो टोटल सीमा की लंबाई बताई थी 7516, ये हमारी प्रायद्वीपीय भारत ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिलाकर हमने आपको पूरे जलीय सीमा की लंबाई बताई थी 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। अब देखो, स्थलीय सीमा में भारत को कौन कौन से राज्य लगते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये राज्य लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आती है बांग्लादेश से। PCS में भी पिछली बार क्वेश्चन आया था कि बांग्लादेश से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं।
तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं? इसमें एक बीच में राज्य पड़ता है इधर पे साइड में मणिपुर, वो भी ऑप्शन में रख देते हैं। तो हम लोगों को क्या होता है, इससे भूल हो जाती है और हम लोग मणिपुर को भी बांग्लादेश का राज्य, सीमावर्ती राज्य समझ लेते हैं, बल्कि मणिपुर नहीं है। कौन कौन से राज्य हैं? वेस्ट बंगाल, इसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा राज्य आता है? असम। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा राज्य आता है? असम। असम की भी सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। इसके बाद कौन सा राज्य आएगा? मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसके बाद कौन सा राज्य आएगा? मेघालय। मेघालय कहाँ पर है? ये है मेघालय, ये पूरा असम का भाग, ये पूरा असम है। इसके बाद ये बीच में जो भाग है ये मेघालय का है, और असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये रहा त्रिपुरा, और ये मिजोरम, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम, ये मेघालय, ये असम। तो ये 4 राज्य और एक ये राज्य, कौन सा ये है? वेस्ट बंगाल। तो 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से। इसको नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कि बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और कौन सा राज्य है? मिजोरम। अब देखो मैप में तुम्हें दिखाते हैं। ये रहा पश्चिम बंगाल, ये रहा पूरा बांग्लादेश, ये रहा पूरा बांग्लादेश, ये रहा पश्चिम बंगाल, ये रहा असम। देखो असम की सीमा ये लगी हुई है। इसके बाद मेघालय, ये त्रिपुरा, और ये जो मिजोरम है, मिजोरम का थोड़ा सा भाग छू जाता है इधर पे, कहाँ पर आके? ये बांग्लादेश से। तो ये थोड़ा सा नहीं, ये नीचे वाला जो भाग है ये पूरा, ये जो हमने इधर पे गलत बना दिया, ये जो पूरा भाग है ये मेघालय से ही, बांग्लादेश से ही लगता है मिजोरम का। तो मिजोरम से कितने राज्य लगते हैं? बांग्लादेश से 5 राज्य लगते हैं। इसके बाद बात आती है भूटान की। भूटान कहाँ पर है? भूटान राज्य ये है, कहाँ पर है? ये है भूटान। भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? देखो इसको थोड़ा साफ कर दे। अब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं इधर से, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, 4 राज्यों की सीमा लगती है। किससे लगती है? भूटान से। अब हम लिख तो नहीं सकते यहाँ पे, लाओ लिख ही देते हैं। भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगती है? दोबारा से सुन लो, भूटान से लगती है 4 राज्यों की सीमा। भूटान से लगती है 4 राज्यों की सीमा। कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। अब बांग्लादेश और भूटान राज्य 2 देश हो गए। अब इसके बाद कौन सा राज्य आता है जिसकी सीमा भारत से लगती है? इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल कितने राज्यों से सीमा मिलाता है? नेपाल भी 5 राज्यों से सीमा मिलाता है। नेपाल भी भारत के कितने राज्यों से सीमा मिलाता है? 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है बिहार। बिहार भी आता है क्या? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, और उसके बाद कौन सा राज्य आएगा? सिक्किम। ये रहा सिक्किम आपका। तो कौन कौन से राज्य हो गए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक आएंगे। चाहे आप यूपी पुलिस का पेपर देने जाओ, चाहे आप यूपी पीसीएस का पेपर देने जाओ, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक आप किसी का भी एग्जाम देने जाओ, ये जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ही गलत करके आते हैं आप लोग। नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा मिलाता है? 5 राज्यों से। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान को हमने देखा था, भूटान कितने राज्यों से सीमा मिलाता है? 4 राज्यों से। कौन कौन से राज्य? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश कितने राज्यों से सीमा मिलाता है? 5 राज्यों से। बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
अब इसके बाद कौन सा राज्य आएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितने राज्यों से सीमा मिलाता है? ये सिर्फ एक राज्य से सीमा मिलाता है, वो भी कौन सा राज्य है? जम्मू एंड कश्मीर, JNK, जम्मू और कश्मीर से। इसके बाद आता है चीन। चीन इतना बड़ा देश है, चीन का जो क्षेत्रफल है वो भारत से 3 गुना ज्यादा है। भारत से के क्षेत्रफल से चीन का क्षेत्रफल जो है वो 3 गुना अधिक है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो टोटल क्षेत्रफल कितना है? अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,000। लिख लो क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 कुछ किलोमीटर है, किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। यह है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000। अब देखो, अभी इसमें इसको छोड़ो, अभी जहां पे पढ़ रहे थे उसी को पढ़ लो। इसके बाद कौन सा राज्य आता है? चीन। चीन भारत के कितने राज्यों से सीमा मिलाता है? भारत के कितने राज्यों से सीमा मिलाता है? 5 राज्यों से। चीन भारत के पांच कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, सबसे पहला राज्य कौन सा ऊपर से आएगा? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद उत्तराखंड, देखो सबसे पहला ये राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद कौन सा राज्य आएगा? उत्तराखंड। लिखते जाना, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उसके बाद कौन सा आएगा? जम्मू कश्मीर, ऊपर सबसे। उसके बाद कौन सा है? जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू और कश्मीर। उसके बाद कौन सा राज्य आएगा? सिक्किम। इसके बाद कौन सा राज्य आएगा? सिक्किम। और इसके बाद कौन सा राज्य आएगा? अरुणाचल प्रदेश। देखो सबसे पहले ऊपर से चलो तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 राज्य आ गए। अब इधर पे छोड़ दो क्योंकि इन राज्यों में नेपाल और भूटान की सीमा लगती है। इसके बाद कौन से राज्य आएंगे? सिक्किम आ जाएगा, क्योंकि सिक्किम का जो बीच वाला भाग है, देखो सिक्किम 3 राज्य, जो हमारे देश का सिक्किम राज्य है वो 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। कौन से 3 देश हैं? नेपाल, भूटान और चाइना। तो इसका ऊपरी भाग जो है चाइना से लगता है। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम कितने राज्यों से सीमा मिलाता है? 3 राज्यों से। और ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश भी। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, भूटान और चाइना, ये भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। किससे करता है? म्यांमार, भूटान और चाइना, 3 देशों के साथ। आपने चाइना के 5 राज्य कौन कौन से देखे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा राज्य बचा? अब बचा पाकिस्तान, सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान, जिसके साथ तो हमारी पुरानी दुश्मनी है। तो पाकिस्तान की सीमा जो है वो कितने राज्यों से मिलती है? ये भी लगती है कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से। नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पर राजस्थान, नंबर 3 पर पंजाब, नंबर 4 पर जम्मू कश्मीर। पंजाब और जम्मू कश्मीर, इन 4 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। अब आपका एक राज्य और बचा, देश बचा है जब म्यांमार। म्यांमार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? म्यांमार करता है 4 राज्यों से सीमा। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? ये भाग है अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर, फिर उसके बाद मिजोरम। मणिपुर हमने बताया था बीच में पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, और मिजोरम के बाद कौन सा राज्य है ऊपर? नागालैंड। ये इधर पे सब खराब हो गया, इसको साफ करके देख लो। अब जो म्यांमार देश है ये 4 राज्यों से, लिख लो इसको। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसको लाइन से याद करना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार कितने राज्यों से सीमा लगाता है? 4 राज्यों से सीमा लगाता है। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों से सीमा। शायद आप लोगों को ये कुछ याद हो गए होंगे कि हम क्या बता रहे हैं। इसके बाद अभी हमें आप लोगों को एक चीज और बतानी थी जो छूट गया था, कि भारत का जो
उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार है। ये तो हमने आपको बता दिया था 37 डिग्री 6 से 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। लेकिन इसके बीच की दूरी कितनी है? इसके बीच की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की भारत की जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब देखो ये लंबाई आप लोग भी निकाल सकते हो। कैसे? हमने आपको क्या बताया कि 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है। इनके बीच का अंतर कितना है? लगभग 29 डिग्री। 29 डिग्री में आप अगर 1 डिग्री के बीच का अंतर कितना होता है? 111 किलोमीटर। 1 डिग्री के बीच का अंतर कितना है? 111 किलोमीटर। आप लोग इसके बीच का अंतर निकाल के उतने में 111 किलोमीटर 111 का अगर गुणा कर देंगे तो आप इसकी दूरी, ये दूरी जो लिखी हुई है, आप इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है ना? इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आप लोगों का आंसर जरूर दे देंगे, क्योंकि कमेंट हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। आप लोगों के आप लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे पास तक पहुंच जाती है कमेंट के द्वारा। ठीक है ना? अब अगले भाग में हम आप लोगों को इसका जो भौतिक विस्तार है, अभी तक हमने आपको लोगों को इसका राजनीतिक विस्तार बताया था। अब हम अगले वीडियो में आपको इसका भौतिक विस्तार कि दक्कन का पठार क्या है, अरावली पर्वत श्रेणियां कहां से कहां तक हैं, या बीच की जो विंध्यन पर्वतमाला है वो कहां से कहां तक है, और भी जितनी पर्वतमालाएं, जैसे उत्तर पूर्वी भारत में मिकिर की पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, और भी जितने, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, और भी जितने राज्य हैं, जितने राज्यों में जो जो भौतिक प्राकृतिक चीज़ें पाई जाती हैं, पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, इन सब के बारे में एक वीडियो और बनाएंगे, जिससे आप लोगों को भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाए। जिससे हम आपको कुछ भी बताएं तो आप लोगों को उसका एक इमेजिनेशन आ जाए माइंड में कि हाँ, भारत में ये चीज़ इस जगह पर है। ठीक है ना? चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।